हेलो पीपल। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सीधे एक स्टोरी से शुरू करता हूँ। स्टोरी का एक एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ है। तो मान लो तुम एक मूवी देखने गए हो, ठीक है, और ऐसा थिएटर को बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लाइक हम लोगों को पता है एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन होती है हमारे सामने जब भी हम मूवी देख रहे होते हैं ना, एक बड़ा सा थिएटर, आई मैक्स कुछ भी, और यहाँ पे बहुत सारी सीट्स पड़ी होती हैं ना, सामने बहुत सारी सीट्स होती हैं। तो अभी हम इसका कंपैरेटिवली एक सिंपल मॉडल लेकर चलेंगे, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसी से ही। तुम सोच के देखो, जैसे अभी तुम किसी चीज को देख रहे हो, जब तुम देख रहे हो तुम्हारा एक विजन है, तुम्हारी आंखों से एक विजन दिख रहा है तुम्हें, है ना, कि कितना चीज मैं देख सकता हूँ। एक बार में तुम इतना ही देख सकते हो, है ना। ऐसा तुम्हें तुम पीछे का नहीं देख सकते, तुम साइड का एक हद तक नहीं देख सकते, तुम बस एक हद तक देख सकते हो। तो अगर ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी दोनों आंखें हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सकती है ना। इनफैक्ट अगर इसको देखा जाए तो वो 3D में कवर कर सकती है, सिर्फ 2D में नहीं। तो अगर हम देखा जाए तो वो जो चीज वो कवर करेंगी वो एक कोन सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, राइट। लाइक अगर थोड़ा थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ तो इट वुड बी लाइक अ कोन, 3D कोन, है ना। ऐसे और ऐसे में, समझ में आ रहा है, ऐसे में और ऐसे में कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम कह लो, या कोन कहूंगा मैं इसको, राइट, कि व्यूइंग कोन कितना है मेरी आंखों का, कितना विजन है ना, कितना मैं देख सकता हूँ। उस हिसाब से मूवी थिएटर्स डिजाइन किए जाते हैं कि हर सीट से ऑलमोस्ट उतना देखने को मिले। तो हम यहाँ पे थोड़ी मैथ्स देखना चाहेंगे कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। थोड़ा हम पहले सिंपल मॉडल लेंगे और हम तो अभी उसी पे ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। तो अगर मैं सिंपली सोचूं कि क्या किया जा सकता है, तो बहुत सिंपल सा मॉडल ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी वो है जो हॉल होता है ना हमारा, जो सिनेमा हॉल, उसकी जो मेन स्क्रीन है वो ये है। उसका मैं उन्हें लाइक क्रॉस सेक्शन टाइप से देख रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हॉल है, ये दीवार है जिसपे वो टंगी हुई है वो स्क्रीन, मान लेते हैं 20 फीट ऊंची ये स्क्रीन है, 20 फीट, ठीक है। मतलब जैसे हम हॉल में बैठते हैं तो सामने स्क्रीन होती है, मैं ऐसे बैठा हूँ और मूवी देख रहा हूँ, तो अब मैंने उसको ऐसे कर दिया साइड में, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपका स्क्रीन है और ये मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये स्क्रीन है सामने और यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो वही मैं पूरा बनाने की सोच रहा हूँ और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट्स अ वेरी रियल थिंग। तो मान लेते हैं जमीन से 10 फीट ऊपर तुम्हारी स्क्रीन लगी होती है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नीचे लगी होती है ना। तो और ये तुम्हारी जमीन है, राइट। अब मान लेते हैं हमारा तो जो वो है जहाँ पे हम बैठे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सोच लेना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारी कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये हमारी कुर्सी है, यहाँ तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम्हारी आंखें ये है। तुम्हारी आंखें जब स्क्रीन को देख रही हैं तो उसका व्यूइंग एंगल क्या है, मतलब उसकी आंखें, अगर मैं वर्टिकल लेवल पे देखूं, सिर्फ अभी 3D भूल जाते हैं कौन कौन, सिर्फ अगर मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे देखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इट्स लाइक दिस, है ना, कि अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये तुम्हारी आंखों से ये इसका व्यूइंग एंगल है, राइट। ये अगर मैं बोल दूं इस एंगल को मानो मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो अल्फा तुम्हारा एंगल है, तुम ऐसे करके देखोगे। अगर तुम बिल्कुल पास आ जाओगे स्क्रीन के, जैसे बिल्कुल तुम यहीं खड़े हुए होते, मान लो तुम, है ना, यहाँ पे होते, और अगर तुम अब देख रहे होते स्क्रीन को, तो तुम्हारा व्यूइंग एंगल ये बनता है ना। अगर तुम थोड़ा दूर होते, अगर थोड़ा दूर होते तो ये होता, ये एंगल होता तुम्हारा, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट इज कि मैं अपनी कुर्सी कहां पे रखूं कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से दिखे, सबसे बड़ा मेरा व्यूइंग एंगल हो। जितना बड़ा व्यूइंग एंगल होगा उतने अच्छे से मैं देख पाऊंगा। तो अगर मैं मानो यहाँ पे हूं मैं, ठीक है, तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे मेरा व्यूइंग एंगल सबसे ज्यादा होगा, सबसे क्लियर मुझे दिख रहा होगा। दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। लाइक ये एक तरीके का एक काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। एक्चुअली सिनेरियो में तो तुम्हें पता होगा कि हॉल में ऐसे अपलिफ्टेड होता है ना, ऐसे पहाड़ की तरह बहुत सारी सीट पड़ी हुई होती हैं, ऊपर ऊपर होती जाती हैं वो, है ना। एंड इट्स ऑल्सो राउंड, वो राउंड में होता है, तो वो तो बहुत सारी चीजें, पर अभी तो हमने बहुत बेसिक सिनेरियो कंसिडर करके देखा है। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम यहाँ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम समझ पाते हो तो तुम्हें इतना पता होगा कि अगर ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन को मैं अब ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये कितनी, ये 20 फीट की स्क्रीन थी, इसके नीचे 10 फीट जमीन से था, राइट। तो और यहाँ पे मान लेते हैं हम कहीं, हमें पता नहीं हमें बैठना कहाँ पे, हम कहीं भी बैठ जाते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। तो ये मेरी आंखें हैं, मैंने आंखें यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अभी इतना दम से लेना कोई चलता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जो व्यूइंग एंगल है वो तो ये है ना, ये व्यूइंग एंगल है ना। तो अगर ये हमारा व्यूइंग एंगल है अल्फा, मैं ये चाहता हूं कि जो अल्फा जो एंगल है ये सबसे बड़ा कहां पे होगा, सबसे ज्यादा मुझे क्लियर कहां पे दिखेगा। तुम गैस मार के देखो। इतना तो हमें कॉमन सेंस से पता है कि जब अगर ये मेरी स्क्रीन है, अगर ये मेरी स्क्रीन है, मैं बिल्कुल इसके नीचे खड़ा हो जाता हूं तो बहुत ही अजीब लगता है देखने में, है ना। एकदम पतला सा वर्टिकल वो बनेगा तुम्हारा एंगल, देखा ही होगा ना अगर तुमने कभी ऐसे, तुम ऐसे सामने बैठे हुए हो, है ना, और तुम्हारे ऊपर स्क्रीन है, जैसे मानो यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी ऊपर ही स्क्रीन होती, तो मैं ऐसे करके देखना पड़ेगा मेरे को, और जब मैं ऐसे देखूंगा तो तुम देखो एक तो बहुत जोर पड़ेगा आंखों में, और बहुत पतला सा एंगल बनेगा। सोचो देखो ना, इतना सा एंगल बनेगा बस, ये दिस वुड बी योर व्यूइंग एंगल, है ना। कितना पतला सा है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है अगर तुम बिल्कुल स्क्रीन के नीचे खड़े होते हो, तो थोड़ा सा दूर तो आना पड़ेगा।
तो कोई कहेगा बिल्कुल ही दूर चले जाओ, है ना। अगर मैं बिल्कुल बहुत दूर चले जाऊँ स्क्रीन से तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाता है कि एग्जैक्टली कैसे इसको वो किया जाए। अगर ये मेरा थिएटर है, ये मेरी थिएटर की स्क्रीन है, ठीक है, हवा में टंगी हुई है ना, मान लेते हैं जमीन यहाँ पर है आपकी इतनी दूर, ये आपकी थिएटर की स्क्रीन है। तो अगर मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा तो ये इसका व्यूइंग एंगल बन रहा है ना, बहुत ही पतला सा बन रहा है। अगर मैं थोड़ा दूर आके खड़ा होऊंगा तो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा बन रहा है, राइट। तो ऐसा लगता है कि जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ चला गया मान लो, राइट, अगर मैं यहाँ चला गया तो ये व्यूइंग एंगल होगा। सोच के देखो, अगर मैं बिल्कुल ही दूर चला गया, मैं यहाँ पे चला गया बिल्कुल, और यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो तुम गौर करोगे कि अभी भी कहीं ना कहीं एंगल कम हो गया है, लेकिन शायद बीच में ज्यादा था। यानी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, जब बिल्कुल स्क्रीन के पास होंगे तो बहुत ही कम दिखेगा, तो थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, थोड़ा और दूर जाएंगे और ज्यादा दिखेगा। पर तुम सोच के देखो, ऐसे तो तुम मान लो 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, तुम्हें लगता है तुम्हें स्क्रीन दिखेगी। दैट इज द गेम, राइट, दैट इज द मेन गेम। तो यहाँ पे तुम्हें मैथमेटिकली खेलना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ इंट्यूशन वाला क्वेश्चन, इट इज अ वेरी मैथमेटिकल थिंग, ठीक है। इसको ऐसे बताया नहीं जा सकता। अब तुम देखो कैसे सिनेमा हॉल में काम होता है। तो हमने जैसा भी मैंने तुम्हें बनाया था कि यहाँ पे आपका वो स्क्रीन लगी हुई है, ये हमारी स्क्रीन है 20 फीट की, ठीक है, ये 10 फीट ऊपर है, ये 10 फीट ऊपर है, राइट, और ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी आंख है, और हमें पता नहीं है कि हम कितनी दूर हैं। हमने अभी उस चीज को मैंने एक्स मान लिया है कि मैं स्क्रीन से कितनी दूर हूँ, वो मुझे पता नहीं है, उसको मैंने एक्स मान लिया है। तो मेरा व्यूइंग एंगल क्या होगा, ये मेरा व्यूइंग एंगल होगा, है ना। ये स्क्रीन का नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट का जो स्प्रेड है पूरा अल्फा, यही तो मेरा वो है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा मुझे कहाँ पे दिखे, कितनी दूर स्क्रीन से मैं जाऊं कि मुझे मैक्सिमम दिखे, पूरा दिखे एकदम, और बहुत क्लियर, बहुत अच्छा सा मेरे व्यूइंग एंगल आए निकल के। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्फा जो है वो मैक्सिमम हो जाए। दैट इज व्हाट आई वांट। दिस इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा बोलता हूँ, इस पूरे एंगल को थीटा बोलता हूँ, और इस पूरे एंगल को फाई बोल देता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो थीटा का अगर मैं बोलूँ टैन थीटा, तो टैन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 20 + 10 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है x, राइट। फिर अगर मैं ये छोटू वाला ट्रायंगल बोलूँ, छोटू वाला, क्योंकि मेरा पॉइंट है कि जो अल्फा मुझसे निकाला जा रहा है, ये अल्फा एक्चुअल में थीटा माइनस फाई है। अरे बड़ा वाला थीटा, उसमें से फाई हटा दोगे तो अल्फा आ जाएगा। टैन थीटा मुझे पता है, और मुझे टैन फाई भी पता है क्या, हाँ जी बिल्कुल पता है। टैन फाई कितना है मेरा, 10/x, अरे 10/x, राइट। पर सर जी इससे मेरा अल्फा कहाँ निकल रहा है, मैंने कहा बोल तो सही रहा है, अल्फा तो नहीं निकल रहा है। तो इसको कैसे हम चीजें कैसे करेंगे। तो किसी ने बोला एक काम करते हैं, एक काम करा जा सकता है, अगर हम टैन अल्फा निकाल लें तो टैन अल्फा कैसे निकालोगे। मतलब तुम्हें अल्फा के बारे में जानना है पर तुम निकाल टैन अल्फा रहे हो, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है एंगल के लिए। जब भी मैं एंगल सोचता हूँ तो तुम अपने वो प्रोटेक्टर ले आते हो, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, है ना। वो जो लिखा नहीं होता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जब भी एंगल नापने की बात आती है तो हम ये लेकर बैठ जाते हैं। पर यहाँ तो सर जी नापने की बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो मामला बहुत ऊपर का निकल गया। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और वो एंगल कैसे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, कि जैसे जैसे मैं स्क्रीन से दूर जाता जा रहा हूँ तो एंगल कम होता जा रहा है। और अगर तुम थोड़ा भी आगे बढ़ोगे, अगर तुम अभी कैलकुलस से पढ़ोगे आगे जाके, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इट इज अ कैलकुलस प्रॉब्लम, कि मैं कितनी दूर जाऊं कि वो जो मैक्सिमम हो जाए, कि वो व्यूइंग एंगल मैक्सिमम हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब क्या करा जाए, तो हमने सोचा कि ठीक है जो हमें आता है, मैथ्स में कुछ नहीं होता, हमारा पॉइंट ये कि जो हमें आता है हम उसमें हाथ पैर मारते हैं, ठीक है। तो टैन अल्फा कितना हो जाएगा, कोई बोलेगा 1 मिनट, अल्फा कितना है, ये है ना, यानी कि थीटा माइनस फाई, राइट। एंड इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, दैट इज टैन थीटा माइनस टैन फाई, ठीक है, और 1 प्लस टैन थीटा टैन फाई, राइट 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 राइट। तो लेकिन इससे क्या कर लोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू डाल दो, मैंने तुमने वालों को वैल्यू डाल भी दी तो तुम्हें टैन अल्फा की वैल्यू मिल गई, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। फायदा मतलब कि ठीक है कुछ कर सकते हो, बट इससे अच्छा एक और तरीका ये भी तो है, हम ऐसे बोलते हैं, हम अपने एंगल्स को डिफाइन करने वाले एक नए तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टडी ट्रिग्नोमेट्री की नहीं करनी है, हमें अब रेशियोज की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्टली अल्फा थीटा फाई इनके बारे में जानना है। तो मैं एक नई क्वांटिटी बना रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझे ये देखा है कि टैन थीटा जो है वो 30/x के बराबर है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, और क्योंकि मैं ऐसे मान लो कि इस मानो टैन को इधर ले गए, तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि टैन इनवर्स 30/x। अब देखो टैन इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि 1/10, ठीक है। कहीं तुम सोच के बैठे जाओ कि सर जी x का इनवर्स तो क्या होता है 1/x, है ना भैया। तो भाई फिर टैन इनवर्स क्या होता होगा 1/10। नहीं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में बनाया कि टैन को इधर ले गए, ऐसे मान लो बस, और क्या। अगर सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं होता है।
तो tan इनवर्स 30/x बस इतना बोलता है कि ये थीटा वो एंगल है जिसका अगर मैं tan लूंगा तो 30/x आएगा। यानी कि अगर कहीं पर भी थीटा बना हुआ है तो अगर इसका मैं tan लूंगा तो 30/x आएगा। दैट इज व्हाट दिस थिंग ये बोलती है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मैंने थीटा को, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने थीटा को परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। मजा आ गया, हमारा काम होने लग गया। अब जैसे जैसे x चेंज होगा, मानो कल को यहाँ लिखा हुआ हो tan इनवर्स 30 और x की वैल्यू मानो यहाँ पे हो 2, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 15। अगर यहाँ लिखा हुआ होगा 3 तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 10। तो जैसे जैसे x चेंज होगा थीटा चेंज हो जाएगा, और यही मैं चाह रहा था कि कुछ इस तरीके की क्वांटिटी आ जाए, बस इसीलिए इसको बनाया गया। ठीक है, फिर ऐसी जो फाई है उसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोल दिया tan इनवर्स, तुम क्या हो, तुम हो tan इनवर्स 10/x। ठीक है जी। अब बताओ, अब देखो, अब काम हमारा काइंड ऑफ हो चुका है। अल्फा क्या था? जो हमारा व्यूइंग एंगल था वो था थीटा माइनस फाई, यानी कि अल्फा जो है वो एक्चुअल में आ गया tan इनवर्स 30/x, राइट, माइनस tan इनवर्स 10/x, राइट। अभी तक की कहानी समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि अल्फा जो है वो एक्चुअल में फंक्शन है x का। क्या ये गाड़ी समझ में आई तुम्हें? कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे आपका व्यूइंग एंगल चेंज होता जाएगा, राइट। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में मुझसे ये बोला जा रहा है कि मुझे ये बताओ कि अल्फा मैक्सिमम कहां पे होगा। ठीक है, अल्फा मैक्सिमम यानी कि मुझे सबसे ज्यादा क्लियर कहां देगा। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना सा बोला है कि भैया 20 फीट की स्क्रीन है जो जमीन पे 10 फीट ऊपर रखी हुई है, तुम मुझे बताओ तुम अपनी कुर्सी स्क्रीन से कितने फीट दूर डालोगे कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से दिखे। बस ये पूछा है क्वेश्चन वाले ने। तो हम इतना दिमाग ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हिच एक्चुअली हैपेंस विद मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्योंकि 3D में होता है वो तो, ठीक है, उसमें तो कोनिकल बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें तो ये दिख गया कि हाँ हमारा अल्फा ये। अब जब तुम आगे जाके कैलकुलस पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज पढ़ाई जाएगी जिसका नाम होगा मैक्सिमम मिनिमा। उसका काम यही होता है कि एक फंक्शन का मैक्सिमम बता दो। तो उसका काम ये, जैसे अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करके जो भी प्रोसेस होता है वो सब हम नहीं कर रहे अभी, वो करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, और वहां से तुम्हें वो पॉइंट पता चल जाएगा, तुम्हें अल्फा की वो वैल्यू पता चल जाएगी, और तुम्हें वो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे अपनी कुर्सी डालनी चाहिए। बट उससे पहले मुझे ये कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है। तुम देख रहे हो यहाँ पे ये और ये, ठीक है। अगर कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट आ गया होगा तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इसका मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। अब कोई बोलेगा इसका ग्राफ मैं कहाँ से बनाऊंगा, मैं कहाँ से सीखूंगा, अभी हमें वो सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है। अभी बस हम एज अ स्टोरी की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो बी विद मी, एक मिनट रुको, उसको देखते हैं। हाँ, तो ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तुम देख सकते हो tan इनवर्स 30/x माइनस tan इनवर्स 10/x, ठीक है जी, ये ग्राफ है इसका, राइट। अब देखो अब हमें कॉमन सेंस की बात है, हमें कोई जमीन की जो दीवार है उसके अंदर तो घुस नहीं जाना है, तो हमारा x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, हमारा x हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ से मतलब है। और पॉजिटिव ग्राफ अगर तुम देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आया पॉजिटिव ग्राफ में क्या हुआ है कि जैसे जैसे तुम्हारा स्क्रीन से डिस्टेंस, जब बिल्कुल तुम स्क्रीन के नीचे ही खड़े हो तो जीरो हो गया, तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मानो ये स्क्रीन में यहाँ ये दीवार है वो घुसा हुआ उसमें, तो तुम्हें दिखेगी ही नहीं स्क्रीन में कुछ भी कर लूं, राइट। तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा व्यूइंग एंगल। पर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस उससे बढ़ेगा तो वो व्यूइंग एंगल बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते वो अपना मैक्सिमम अचीव कर लेगा। एंड दैट वुड बी दिस पॉइंट, ठीक है। यानी कि 17.3 यानी कि 17 फीट दूर, अराउंड 17.321 इतनी फीट दूर अगर तुम अपनी स्क्रीन से खड़े होगे तो तुम्हारा जो एंगल बनेगा दैट वुड बी मैक्सिमम। उससे तब सबसे ज्यादा तब तुम क्लियर देख पाओगे, और फिर वो गिरने लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसके बाद क्या होगा, उसका जब तुम उससे और दूर जाओगे, मानो 18 फीट 20 फीट 25 फीट, तो वो एंगल कम ही हो जाएगा। तुमने ये नोटिस भी किया होगा शायद, अगर तुम मूवी हॉल में बैठते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पीछे जाके बैठ जाओगे तो सबसे क्लियर दिखेगा। इट डिपेंड्स अ लॉट, ठीक है। तो वो ऐसे डिसाइड होता है, तो वो बड़ा और फिर वो कम हो गया, एंड यू कैन जस्ट सी इट इज डिक्रीजिंग टिल इंफिनिटी विल जस्ट गो डाउन। क्योंकि आइडियली तो हम यही बोलेंगे कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी चीज अगर तुम देखते हो दुनिया में तो वो तुम्हें दिखती तो रहती है, पर उसके बीच में कुछ आ जाता है। मानो मैं जहां अभी बैठा हुआ हूं, मुझे मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसको हटा के मैं यहां से निकलूं और मैं 50,000 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाऊं, तो क्या मुझे ये स्क्रीन दिखेगी? आइडियली दिखनी चाहिए थियोरेटिकली, पर हम अभी अर्थ पे बैठे हुए हैं, उसका सरफेस उल्टा है, उसमें बीच में वो आ जाएगा, पेड़ आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा। अगर वो सब हटा दो और एकदम स्ट्रेट सरफेस होता तो इन्फिनिटली मुझे दिखनी तो चाहिए इस टीवी की स्क्रीन, पर दिखेगी नहीं, क्योंकि व्यूइंग एंगल टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे कहानी इन्फिनिटी पे जीरो जा रही है, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट, ठीक है, कि कैसे अगर हम देखें तो चीजें शुरू हुई, राइट। एंड यू कैन जस्ट सी कि यहाँ से पहली बार जरूरत पड़ी कि हम एंगल्स के बारे में सोचें। आपको बोलेगा मूवी थिएटर कहाँ से आ गए? देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अराउंड 600 AD, यानी कि अराउंड आज से मतलब जब 600 AD यानी आज क्या चल रहा है 2022, अराउंड 1500-1400 साल पहले अगर हम बात करें
तो आर्यभट्ट नाम के एक व्यक्ति हुए थे और वो उनको बहुत इंटरेस्ट था प्लैनेटरी चीजों में। तो वो अर्थ पे बैठे हुए हैं, है ना, उनकी आंखें अर्थ पे हैं, उनके टेलीस्कोप जो जिस टेलीस्कोप बोल रहा हूँ मैं भी पागल हो गया, ठीक है। और वो ये देखेंगे कि एक प्लैनेट इधर से इधर गया। जब एक प्लैनेट इधर से इधर गया तो उनका ये पॉइंट था कि वो कैसे मूव कर गया, वो कितना मूव कर गया, तो वो तुम कैसे निकालोगे, ये आर्क जो है जितना वो प्लैनेट इधर से इधर मूव कर गया उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले थे। तो वहीं से ये पहली बार शब्द आया था आर्क। वो पहले वक्त जो आर्यभट्ट थे उन्होंने साइन कॉस ये सब बनाया था, राइट। तो उन्होंने इसका उल्टा नाम दिया, उन्होंने बोल दिया आर्क साइन। आर्क साइन यानी कि कितनी आर्क बनाई गई। पहले एंगल नाम की चीज नहीं होती थी, थोड़ा इसको भी समझते हैं। जैसे तुम अभी तो ये बोल देते कि मैं यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, और यहां से मैं 30 डिग्री ऊपर आ गया तो मैं यहां पहुंच गया, राइट। पुराने टाइम में ये होता नहीं था, ठीक है, किसी ने ये सोचा नहीं था कि 30 डिग्री बनाएंगे बैठ के। तो वो क्या करते थे, वो ये बोलते थे कि एक यूनिट सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक यूनिट सर्कल ले लो या कोई भी सर्कल ले लो। चलो तुम एक सिंपल आर रेडियस का मैंने सर्कल बनाने की कोशिश करी तो वो ऐसे गोल गोल घुमाते रहो तो आर सर्कल बन जाएगा। तो ये आर रेडियस का सर्कल है, राइट। और ये आर रेडियस का सर्कल को ही मैंने थोड़ा सा घुमा दिया और मैं इसको यहां ले गया, ठीक है। तो अभी है तो वो आर रेडियस का, लेकिन वो कितनी हाइट पे रखा हुआ है, वो एच हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। वो कितनी हाइट पे रखा है, एच हाइट पे। तो इसको मैंने बोला कि ये जो कितना कर्व आ गया, ये कितना कर्व आ गया, कितना कितना घूम गया ये, तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि वो इतना घूम गया, कितना, आर्क साइन। आर्क साइन क्या नोटिंग किए भैया, सुनो मेरी बात। यहाँ पे हम लोग वैसे अभी क्या करते हैं, हम बोलते हैं साइन थीटा नामक एक चीज होती है। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा इस चीज का, है ना साहब। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस एच बाय आर, राइट। तो उसका उल्टा बनाया उन्होंने बोल दिया आर्क साइन ऑफ एच बाय आर। ये क्वांटिटी बनाई गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर्क यानी कि घुमाव मेड बाय साइन मेड बाय साइन बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि मेड बाय वो आर का जो रे है हमारी वो एच यूनिट ऊपर आ गई, या रोटेट कर गई। तो ये जो कर्व आया इस कर्व को बोला गया है आर्क साइन, ठीक है। आर्क ऑफ साइन, आर्क ऑफ टेन, जिस तरीके से भी तुम डिफाइन करना चाहो उस तरीके से। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है ये, थोड़ी जब ग्रीक लोग जो थे और जो आर्यभट्ट थे वहां से ये बात निकल के आ रही है, ये नाम वहां से आता है। तो जो मैंने अभी तुम्हें बताया टैन इनवर्स, इसको हम आर्क टैन भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग, जैसे मैं बोल दूं तुम्हारे सामने टैन इनवर्स एक्स, इसी चीज को हम लोग आर्क टैन भी बोलते हैं, आर्क टैन एक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, इस मूवी वाला जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और इसकी तुम्हें समझ में भी आ गया कि इसका भयंकर एप्लीकेशन है, ठीक है। ये कहां से इन्वेंशन हुआ वो हमने देखा। एक और हम छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तुमने वो ब्रिज देखे हैं, लाइक जो ब्रिजेस हमारे होते हैं, तो वो ब्रिज जो होते हैं वो ऐसे वाले, जो कि अगर मानो बीच में से कुछ जा रहा, मानो ये रिवर है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी रिवर है, ऐसे ऐसे करके ये रिवर जा रही है, ठीक है, और ये हमारा ब्रिज है, ठीक है, ये इस तरीके से ब्रिज है, और ये हमने तोड़ दिया बीच में से, तोड़ा नहीं कहेंगे, इसको ड्रॉ ब्रिज कहते हैं। ड्रॉ ब्रिज क्या होता है, वो वैसे तो जुड़ा रहता है ना, वैसे तो वो ऐसे करके जुड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन जब इसके बीच में से कुछ जाना होता है तो ये उठ जाता है, ठीक है ना। मूवीज में तुमने शायद देखा होगा, अगर तुम कोई लंदन गए हो या पता नहीं कोई इंडिया में भी होगा, तो ऐसे से वो ऐसा उठ जाता है, राइट। तो इसी का एक छोटी सी बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है। मान लो यहाँ से एक शिप जा रही है, मान लेते हैं यहाँ से एक शिप जा रही है, शिप, और इस शिप की जो विड्थ है वो मान लो है 40 फीट, 40 फीट चौड़ाई है उस शिप की, ठीक है। और ये जो रिवर है सी, जो सी तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, वो मान लेते हैं 100 फीट है, और यहाँ पे पूरा ब्रिज लगा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है कि जब इतनी ऊंची शिप निकलेगी तो ब्रिज को खोलना पड़ेगा। तो जब ब्रिज को खोलोगे तो पॉइंट इज कि उसको कितना खोलोगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं क्लियर एग्जांपल बनाऊं, ठीक है, हम थोड़ी राइट, आई गेस ये थोड़ा ज्यादा बेटर वर्जन हो जाएगा शिप का, राइट। एंड दिस इज द रिवर, या, एंड आई गेस दिस इज द ब्रिज। तो ब्रिज जो है वो ऐसे हम उसको उठा दिया है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे होती हैं ब्रिजेस में, राइट, और ये आपका ऐसे, राइट। तो द पॉइंट इज कि ये जो पूरी जो डिस्टेंस है वो तो 100 फीट है, और हम ये चाह रहे हैं कि बीच में से एक 40 फीट की शिप निकल जाए, 40 फीट की एक शिप निकल जाए इसमें से, ठीक है। तो अगर 40 फीट की शिप को निकलना है और ये ब्रिजेस बिल्कुल इक्वल लेंथ के होंगे ऑब्वियसली, तो सब कुछ एकदम सिमेट्रिकल होगा, तो इसको मैं कितना उठाऊं इन दोनों ब्रिजेस की। यहाँ पे चिप लगी हुई होती है, उस हिसाब से तुम ऑर्डर दे सकते हो कि भैया ये वाली शिप आ रही है या वो वाली शिप आ रही है, इट डिपेंड्स, राइट। जैसे जब रेलवे स्टेशन में जैसे वो फाटक उठता है ना तुम्हारा, अब तो होता ही नहीं है, खत्म हो गए, ऐसे ये ब्रिजेस का उठेगा, उसमें एक चिप लगानी पड़ेगी जो बताएगा कि जितनी फीट
की शिप की विड्थ है उस हिसाब से उठा दो। कॉमन सेंस की बात है, यहां पर भी जो एंगल है मेरा वो डिपेंड करता है कि शिप की विड्थ कितनी है। मानो शिप 40 फीट की है तो 40 फीट तो हमारा चला गया, कितना रह गया 100 फीट। भाई 100 फीट में से 40 फीट तो शिप खा गई मेरा, कितना बच गया 60 फीट बच गया, यानी कि ये कितना हो गया 30 फीट, ये भी कितना हो गया 30 फीट, राइट। और कॉमन सेंस की बात है, ये तो 50-50 होगा, ये भी 50 फीट होगा और ये भी 50 फीट होगा, क्योंकि जब ये जुड़ जाएंगे तो पूरी 100 फीट की ब्रिज बनाना है ना हम लोगों को, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल बन गया उसमें ये 30 है, ये 50 है और तुम्हें ये एंगल निकालना है। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व है एक बार में ही ना, राइट। तो लेकिन कॉमन सेंस की बात है, इस बार तो 40 फीट था, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। तो अगर मैं जनरली देखूं तो एग्जैक्टली अगर डायग्राम देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या बन रहा है इसमें, डायग्राम तो ये बन रहा है कि ये ब्रिज है, ठीक है जी, ये बीच में शिप आ गई, ठीक है, जितनी लेंथ खा गई मेरी, फिर ये दोबारा दूसरा ब्रिज है, ये पूरी लेंथ आपकी 100 है, राइट। और ये इतने हमने ब्रिज को उठा दिए हैं, ये ऐसे उठा दिया है। मानो ब्रिज की लेंथ अगर शिप की विड्थ जो है वो x है तो उसने x तो खा लिया मेरा, अब कितना रह गया 100 फीट है टोटल, तो 100 में से x खा लिया उसने, तो वो हमने दोनों में बांट दिया। जैसे 60 फीट आया था तो हमने आधा कर दिया था ना, 30 इधर, तो यहाँ पे भी आ गया 100 माइनस एक्स बाई 2, इधर भी आ गया 100 माइनस एक्स बाई 2, राइट। ये 100 माइनस एक्स बाई 2, 100 माइनस एक्स बाई 2, एंड दिस इज ऑब्वियसली 50 फीट एंड दिस इज ऑल्सो 50। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अब तुम्हें इस एंगल को, क्योंकि उसको चिप को तो उस एंगल के बारे में जानना है ना, तो क्या तुम उसको डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि ये एंगल होगा cos इनवर्स 100 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 50। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या लिख दिया। देखो अगर ये एंगल में देखूं, यहाँ पे ये जो भी हो, ये दे रखा है 100 माइनस एक्स बाई 2 और ये 50 है और ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा कितना होता है। मैंने cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि मेरे को इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन थी इस वजह से। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस कितना है 100 माइनस एक्स बाई 2, दैट इज द बेस, एंड हाइपोटेन्यूज 50, राइट। सो बेसिकली थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे उस लॉजिक से, थीटा वो एंगल है जिसका अगर मैं cos निकालूंगा इसका 100 माइनस एक्स बाय 2 को नीचे ले जाओ तो 100 आ जाएगा, राइट। So that is the main game. That is the formula कह लो या मैकेनिज्म कह लो जो तुम उस चिप में कोड करोगे कि कोई भी शिप आए उसकी तुम विड्थ जान लो बस, तो तुम्हारा जो मेन जो पोर्ट होगा वो बोलेगा कि भैया एक 50 फीट की शिप आ रही है, एक 33 फीट की शिप आ रही है, और वो उस फॉर्मूले में आ जाएगा, उस हिसाब से ब्रिजेस ऑलरेडी खुल जाएंगे, एंड दैट इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स, राइट। सो ये सब चीजें, उसको तो डायरेक्ट थीटा चाहिए ना, वो तुम्हारा cos थीटा निकाल के क्या करेगा, ठीक है। तो इस वजह से एक पूरी जरूरत पड़ी गई, एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत तो पड़ी है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बच्चों वाले एग्जांपल लिए हैं, एक्चुअल में तो अगर तुम देखोगे तो ये बहुत आगे की चीज है, लाइक बहुत इसमें चीजें आती हैं, तो वो अब उन सब में तो हमें नहीं जाना है। तो इसलिए हमें एक उल्टी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ गई, हमें एक इन्वर्टेड ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ गई एप्लीकेशन की वजह से, दैट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो वहां से जन्म हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है जी। आई गेस मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे पाया हूँ, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो कि जैसे हम बोलते हैं कि साइन थीटा, मान लेते हैं ये x के बराबर है, तो यहां पर साइन इनवर्स x ये थीटा के बराबर है, ठीक है। मतलब कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या लिखा है यहाँ पे, अभी तक हम क्या करते थे, जैसे मैं बताता हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं, यहां हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें रेशियो तो दे दिया है, उस रेशियो के हिसाब से एंगल क्या निकल के आ रहा है। तो ये पूरी एंगल की स्टडी है। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी करी थी वो ट्राइंगल की स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो स्टडी थी वो ट्राइंगुलर साइड्स का रेशियो के साथ लेना देना था। यहां पे हम उस रेशियो के थ्रू एंगल पे पहुंचना चाह रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। वहां कहानी वैल्यू की चल रही थी कि यार ये रेशियो है, ये साइड्स हैं, उनका रेशियो के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे एंगल पे बात है पूरा गेम, ठीक है। अभी हम इस पे बहुत डीप में बात करेंगे, वो हम अगली वीडियो से करेंगे। दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट intro of inverse trigonometry. I hope so you liked it. All right then, bye.